Hello everyone, this is Neha. Welcome to Neha Management Classes. In this video, we will discuss about the Sales of Goods Act 1930. And in this act, we will discuss about the basic principle of sale and purchase, which are very essential for all the concerned parties, चाहे वो seller हो, चाहे वो buyer हो, and for the entire community. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज किसी भी ट्रेड या कमर्स में जो बेसिक ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? सेल और परचेज ऑफ गुड्स. ओके, सो द वन शुड बी अवेयर अबाउट द ऑल द लीगल फ्रेमवर्क्स ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द सेल एंड परचेज. तो हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को इसमें स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. इसमें क्या आएगा कि आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था वो अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बेसिकली जो अब अलग हो चुके हैं वो 4 कॉन्ट्रैक्ट थे. एक था सेल्स ऑफ गुड्स, एक था आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें आपके बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, इंडेमनिटी एंड एजेंसी ये आते थे, और एक था पार्टनरशिप एक्ट. तो हमने पढ़ा था कि इन चारों को अलग कर दिया गया था बाद में. पहले ये सारे एक ही एक्ट में थे जिसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते थे, और वो सेक्शन आपका 1 से 266 सेक्शन जो थे उसमें आपके ये सारे एक्ट आ जाते थे. ओके, फिर क्या हुआ, इसे जब अलग किया गया तो हमने 1 से लेके 75 जो सेक्शन थे उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग कर दिया, और उसके बाद 76 से लेके 123 वो आपका आता है. वो सारे सेक्शंस आपके हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड. और इसको जब सेपरेट किया गया तो हमने एक अलग से एक्ट बनाया जिसको हमने इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का नाम दिया. बट ये इंडियन वर्ड भी आपका विद वन अमेंडमेंट इन 1963, उस अमेंडमेंट से ये इंडियन नेम भी वहाँ से हटा दिया गया और इसका नाम कन्वर्ट करके कर दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ओके, ये एक्ट आपका फोर्स में आया था 1 जुलाई 1930 को. पहले ये सारे इंडिया में एक्सटेंड नहीं करता था, मतलब वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता था. इसमें एक्सेप्शन से J&K, बट अब ये पूरे नाउ इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया. अब ये सारे इंडिया में एक्सटेंड करता है. ओके, एंड इट कवर्स ओनली द मूवेबल प्रॉपर्टीज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेल्स ऑफ जो गुड्स एक्ट है इट डील्स ओनली विद द मूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ यू विल से कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. तो ये इसके वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा. कोई भी ऐसी चीज़ या वस्तुएं, गुड्स बेसिकली क्या हैं? वस्तुएं हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम जिन्हें ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं. दोज आर मूवेबल गुड्स. तो आपकी जितनी भी आप अपनी बेसिक अगर डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ों को देखें तो वो सारी की सारी आपकी बेसिकली मूवेबल गुड्स में ही आ जाती हैं. अब इमूवेबल गुड्स कौन सी हैं? वो गुड्स जो आपकी जो इम्पार्टेबल है, मीन्स कि आप जिनको ज़मीन से अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो सकती. वो सारी चीज़ें आपकी लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी, ये सारी आपकी इमूवेबल गुड्स में आती हैं. बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो आपकी इमूवेबल गुड्स में आनी चाहिए थी, जैसे कि ग्रास, घास मीन्स, स्टैंडिंग टिम्बर एंड आपका, और एक और एग्जांपल था ग्रोइंग क्रॉप्स. ये चीज़ें आपको ऐसे लगता है कि ये सारी ज़मीन में लगी हुई हैं, ग्रास है, स्टैंडिंग टिम्बर है, ग्रोइंग क्रॉप्स. बट अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम बाद में सेपरेट कर देते हैं. जो भी आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं उनको आप काटते हैं और उनको जब आप सेल करते हैं तो वो मूवेबल गुड्स की फॉर्म में होती हैं. ऐसे ही आपका टिम्बर है, वो लकड़ी आप काटते हो और उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हो. ग्रास है, उसको आप इजीली रिमूव कर देते हो, उससे ज़मीन से वो इजीली रिमूव हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स ये हमें लगते तो इमूवेबल गुड्स हैं, बट दीज आर मूवेबल गुड्स. तो ये मैंने एग्जांपल दे दिए. ओल्ड करेंसी भी इसी में आता है. रीज़न की ओल्ड करेंसी की अभी मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं है,
बट आपने देखा होगा कुछ लोग पुराने नोट या सिक्कों को अपने पास प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं, कलेक्शन करते हैं उनकी, और जब उनको बाय करना होता है तो वो एज गुड ही बेची जाती है। मतलब आप पुरानी करेंसी के जो कॉइन्स हैं उनको खरीदने के लिए कुछ वैल्यू देते हो करंट करेंसी की फॉर्म में, ओके, तो वो भी आपकी गुड्स की फॉर्म में ही आ जाती है। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके मूवेबल गुड्स और इमूवेबल गुड्स के। और जब भी सेल और परचेज की बात करते हैं हम इमूवेबल गुड्स में, तो वो हमारा बेसिकली किस एक्ट के अंडर आता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये एक्ट है जो इमूवेबल गुड्स की सेल एंड परचेज से डील करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आपको पता होना चाहिए सेल क्या है एंड व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल। सेल देखिए क्या है, एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। जब भी आप कुछ बाय करते हो, ग्रॉसरी शॉप में गए, आपने कुछ बाय किया, आपने तभी पेमेंट की, और उस पेमेंट से जो आपको गुड्स मिली वो आपकी होगी। मतलब उन चीज़ों की ऑनरशिप तभी आपके नाम पे आ गई, वो चीज़ें आपकी होगी। अब चाहे आप उनको कंज्यूम करो, किसी को गिफ्ट करो, या कुछ भी करो, तोड़ो, कुछ भी कर सकते हो आप उसके साथ, क्योंकि उस चीज़ के ऑनर आप तभी बन गए हो। तो सेल बेसिकली क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जिसमें प्रॉपर्टी की ऑनरशिप वो ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर, इट इज़ कॉल्ड ए सेल। और वो उसी टाइम पे हो जाती है। दस द सेल टेक प्लेस व्हेन देयर इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। और सेल इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। बट एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट कर दिया जाता है टू सेल, किसी गुड को बेचने का एक एग्रीमेंट कर दिया जाता है, और उस गुड को आपको इन फ्यूचर डेट आपके नाम पर उसकी ऑनरशिप आएगी। इसका एग्जांपल मैं जैसे आपको देती हूँ, सपोज करो कि आप कोई कार खरीदने जाते हो एजेंसी में, वो कार उस टाइम पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आप उसकी बुकिंग करवा देते हो, क्योंकि एजेंसी वाला आपको बताता है कि आफ्टर 1 और 2 मंथ आपको कार डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपने क्या किया, वहाँ पे कुछ मनी एडवांस दे दिया, मतलब अपनी कार की बुकिंग करवा ली। वो हो सकता है 10%, जैसे आपने 50,000 सपोज करो, आपने अपनी मर्सिडीज़ को बाय करने के लिए 50,000 वहाँ पे एडवांस दे दिया, उसकी बुकिंग करवा ली। अब क्या होगा, आफ्टर 2 मंथ दैट कार विल बी डिलीवर्ड टू यू, और तब ही उसके कागज़ जब बन के आपके नाम पे आ जाएंगे, आपको कार डिलीवर कर दी जाएगी, आपके पास उसकी ऑनरशिप आ जाएगी एक फ्यूचर डेट में, तब जाकर वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो आपका सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब होगा। बट अभी वो एग्रीमेंट टू सेल ही है, क्योंकि अभी आपके नाम पर ऑनरशिप नहीं आई है। तो इसमें एक और पॉइंट भी आपने याद रखना है, सेल में जो रिस्क है वो एकदम बायर के साथ आ जाता है। जैसी चीज़ आपने बायर को दे दी, तो अब उस चीज़ के साथ कुछ भी होगा, अगर वो मतलब टूट जाती है या वो चुरा ली जाती है, तो उसका रिस्क किसके साथ रिजाइड करेगा, वो बायर के साथ। बट एग्रीमेंट टू सेल में जब तक वो चीज़ फ्यूचर डेट में आप बायर को नहीं दे देते हो, तब तक वो जो रिस्क है, चाहे आपने उसकी बुकिंग भी करवा दी, उस कार के साथ जो भी रिस्क होगा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कार कहीं डैमेज हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो वो सारा का सारा रिस्क किसके साथ रहता है, दैट इज़ विद सेलर। वो मतलब रिस्क जो है वो रिटेन करेगा सेलर, ओके। ये आपका हो गया एग्रीमेंट टू सेल, ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। अब जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था वीडियो में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने पढ़ा था कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। ऐसे ही एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो क्या होते हैं, वो आपको इसमें देखिए। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इसमें 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज़, क्योंकि एक कोई भी इंसान अपने आप को तो चीज़ बेच नहीं सकता, उनमें से एक सेलर होगा और एक बायर होगा, और वो अलग अलग पार्टीज़ होंगी। तो एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये एक फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड इज़ मनी कंसिडरेशन। अब हम जैसे उसमें कंसिडरेशन बोलते थे, कंसिडरेशन क्या थी, वो टर्म्स और वो कंडीशन जिनके ऊपर ऑफ़र दी जाती थी और दूसरा पर्सन जो था वो उसको एक्सेप्ट करता था। इसमें भी मनी कंसिडरेशन वो है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपकी जो कंसिडरेशन होगी वो मॉनेटरी फॉर्म में ही होगी, प्राइस की फॉर्म में ही होगी। बार्टर सिस्टम नहीं चलता, जैसे हम ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे मैं आपको कहूँ कि आप मुझे अपनी
एक ये बुक दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको कोई अपनी बुक दे देता हूँ, तो ये सेल और परचेज में नहीं आएगा। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि आप मेरा ये ड्रेस ले लीजिए और इसके बदले में मैं आपको शूज़ दे देता हूँ। मतलब आप लेन देन के सिस्टम को, बार्टर सिस्टम को सेल एंड परचेज में नहीं आप कंसिडर कर सकते। इसमें एक पर्सन बायर होगा और एक सेलर होगा, और उसको चीज़ को खरीदने के लिए, गुड्स को खरीदने के लिए कुछ मॉनेटरी फॉर्म में पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ओके, तो आप लेन देन वाले सिस्टम को इस सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं कंसिडर कर सकते। ओके, तो मनी क्या है, वो प्राइस है, इज द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज द बार्टर सिस्टम, वो इसमें नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स। अब देखिए, जो भी इसमें सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम जो सब्जेक्ट मैटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, गुड्स हैं। और गुड्स भी कौन सी होंगी, ओनली द मूवेबल गुड्स, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती हैं। इमूवेबल गुड्स इसमें नहीं कंसिडर होती हैं। तो आपने एक तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज़ गुड, और दैट इज़ मूवेबल गुड्स। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जब भी आप कोई चीज़ बाय करोगे तो सेलर ट्रांसफ़र और एग्रीज, या तो वो सेल कर देगा या एग्रीमेंट टू सेल करेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, द सेलर ट्रांसफ़र और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे कि जनरल प्रॉपर्टी क्या है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, ये दो टर्म्स हैं। जनरल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि गुड्स, द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स ऑनरशिप। और जब स्पेशल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, तो स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब है कि पोसेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स, उसमें आपके पास चीज़ों का पोसेशन आ जाता है, और गुड्स का पोसेशन होता है बट ऑनरशिप नहीं होती। मीन्स चीज़ें आपके पास रहती हैं, आप उसके पोसेशन आपके पास है बट आप उसके ऑनर नहीं हो। तो ये एक टर्म है जनरल गुड और स्पेसिफिक गुड की, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि ट्रांसफ़र होगा किसी प्रॉपर्टी का। ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम बोलते थे ना कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं वो इसमें होने चाहिए, बेसिकली इसमें होने चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब जिस चीज़ को आपने ख़रीदा है उनकी डिलीवरी, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे शायद इसमें वो नहीं हुआ है, लिखा नहीं है, बट आपको एक इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड करनी पड़ती है। अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल है तो आप उसको फ्यूचर डेट में भी डिलीवर करोगे गुड्स को। तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है। ठीक है, अच्छा, दो टर्म्स जो हमने इस आगे भी पढ़ेंगे कि सेलर कौन होता है, बायर कौन होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। बायर मीन्स ए पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स। बायर वो पर्सन है जो कुछ खरीदने के लिए या तो खरीद रहा है या एग्री कर रहा है कुछ खरीदने के लिए, और उल्टा उसका सेलर कौन है, ए पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। और हमने गुड्स तो आपको बता ही दिया, गुड्स क्या है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सॉरी। और डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी मीन्स वॉल्यूंट्री ट्रांसफ़र ऑफ द पोसेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब आप वॉल्यूंट्री, मतलब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से किसी चीज़ का जो पोसेशन है ऑफ गुड्स है वो एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन को दे दिया जाता है गुड्स का पोसेशन, तो उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। ये चार टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। अभी आता है कि टाइप ऑफ गुड्स, गुड्स कितनी तरह की हो सकती हैं। तो गुड्स बेसिकली तीन तरह की हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी हैं, देखिए, एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर तीन उसमें वो हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। वो कौन सी हैं, एग्जिस्टिंग का आप वर्ड से देखिए, एग्जिस्टिंग का मतलब है जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उस टाइम वहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। एग्जिस्टिंग गुड्स आर इन एक्चुअल एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, अब ये फर्दर तीन उसमें जो वो की गई हैं, डिवाइड की गई हैं, उसमें एक फर्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक गुड। स्पेसिफिक गुड का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ।
आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। जैसे आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाती हैं और ज्वेलरी शॉप पे जाके वहाँ पे कुछ सेट पड़े हुए हैं, उस उन सेट में से आप एक पर्टिकुलर सेट का डिज़ाइन पसंद कर लेती हैं और आप बोलती हैं कि मुझे ये ज्वेलरी सेट ही चाहिए। अब आपने स्पेसिफिक गुड, जिस गुड को आपने पसंद किया है आप वही बाय करेंगी, उसकी कोई कॉपी या उसी जैसा कोई सेट की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक डिज़ाइन, या फिर आपने कोई डिज़ाइन बताया उसको और उसको बोला कि मुझे ये वाली डिज़ाइन वाली, ये पर्टिकुलर, ये डिज़ाइन की यही गुड मुझे चाहिए। तो आप ऐसे ही कोई ड्रेस है, सपोज कीजिए कि पर्टिकुलर ड्रेस है या कोई पेंटिंग है, तो आप उस पर्टिकुलर पेंटिंग को उठाओगे, उस स्पेसिफिक पीस को ही उठाओगे और उस चीज़ को पसंद करोगे। दैट इज स्पेसिफिक गुड। आप उसकी जैसी या उसकी कोई कॉपी नहीं खरीद रहे हो, आप उसी स्पेसिफिक गुड को जिसको आपने चूज़ किया है आप उसी को बाय करोगे। दैट इज़ द स्पेसिफिक गुड। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई की जाती हैं या एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर स्पेसिफिक गुड्स। ये आपको समझ आ गया। अब है असर्टेन्ड गुड्स। असर्टेन्ड गुड्स आर द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन्स पहले आप क्या करते हो, जैसे आप सपोज करो कि आपने बोला कि मुझे 100 बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए। ओके, तो आपने क्या किया, या फिर आपने बोला कि मुझे 100 ड्रेसेस इस तरह की चाहिए, कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन बता दिया कि मुझे इस तरह की 100 ड्रेसेस चाहिए। तो आपका क्या होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपने डिसाइड कर लिया और अब आप गए और वहाँ से बोला कि ये जो गुड्स पड़ी हैं वहाँ से मुझे ये 100, ये वाले मुझे 100 जो पीसेज हैं ये अलग कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपकी असर्टेन गुड आज़ाद, मतलब असर्टेन गुड्स बोल देते हैं आप। वो आप बाद में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये वाली 100 चीज़ें दे दीजिए। ठीक है, हालांकि जो अनअसर्टेन गुड्स हैं वो क्या है कि आपने दीज आर द गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आप इसमें चीज़ों को देख भी नहीं रहे हो, आप एग्री भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो साइन। आप बोलते हो कि मुझे 100 बैग्स ऑफ सीमेंट दे दो। अब जहाँ पे आपका वो स्टोर हाउस है वहाँ से वो कोई भी 100 बैग ऑफ सीमेंट उठाएगा और आपको ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब बिना छंटनी किए हुए जहाँ चीज़ें पड़ी हैं अनअसर्टेन, मतलब 1000 बैग पड़े हैं उनमें से कोई भी 100 बैग्स उठा के वो दे देगा। और असर्टेन क्या था, जब आपने सपोज करो कि वहाँ पे 200 पीस पड़े थे ड्रेसेस के, उनमें से आपने जो 100 पीस आपने चूज़ करके बोल दिया ना कि ये वाले एक जैसे 100 पीस आप इनको अलग कर दीजिए, आपने खुद अनअसर्टेन में से जो आपने खुद चूज़ करके अलग करके रख ली वो असर्टेन हो जाती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, वो एग्जिस्टिंग गुड्स की टाइप्स हैं 3 जिनको हम डिस्कस करे थे। नाउ इट इज़ फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या हैं, फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स विच डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब आपने जब उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपने साइन किया ना, वो तब एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट आपने उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए या उनको एक्वायर करने के लिए सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जैसे मैंने बोला ना कि एक कोई आप डिज़ाइन ज्वेलरी शॉप पे गए, आपने वहाँ पे पड़े हुए पीसेस में से कोई स्पेसिफिक गुड नहीं उठाई, आपने बोला कि ये लीजिए डिज़ाइन, ऐसा एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बना के आप मुझे बाद में डिलीवर कर देना। ओके, तो वो फ्यूचर गुड्स वो हैं जो उस टाइम तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बट आपने उनको बनाने का एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो हो गया आपकी फ्यूचर। और फ्यूचर में आपको वो गुड्स आपके पास आ जाएंगी और वो आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली एक एग्रीमेंट टू सेल है। इसमें आपको बाद में फ्यूचर में, जैसे अब वो गाड़ी वाला हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमने एक गाड़ी बुक करवा दी, अब वो गाड़ी बन जब 2 महीने बाद आएगी तो वो फ्यूचर में आपको डिलीवर कर दी जाएगी। तो एग्रीमेंट टू सेल वैसे फ्यूचर गुड्स के लिए ही होता है। ओके, अब कंटिंजेंट गुड्स क्या हैं, अभी हमने एग्जिस्टिंग भी पढ़ लिया, फ्यूचर पढ़ लिया, अब ये कौन सी गुड्स हैं, ये बेसिकली वो गुड्स हैं जो आपको डिलीवर की भी जा सकती हैं फ्यूचर में और नहीं भी की जा सकती। क्यों, क्योंकि ये एक पहले एक उसके लिए एक इवेंट का होना, क्योंकि उससे पहले एक इवेंट है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्यूचर गुड। और these goods are those goods the acquisition of which is contingent upon the happening or non happening of a uncertain event। जैसे कोई सपोज करो कोई कार्गो या लोडेड शिप जो है वो कहते हैं कि लंदन से बॉम्बे आएगी। ओके, अब
उसके आपने जो बायर है उसने एक सेलर के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि उस कार्गो शिप में कोई सामान जो आ रहा है, सपोज कीजिए कि 1000 कोई कर्टन्स आ रहे हैं या फिर कोई ड्रेस मटेरियल आ रहा है 1000, अगर वो कहता है कि वो पीसेस अगर पहुंच गए, कार्गो शिप अगर वो पहुंच गई, तो वो एग्रीमेंट उसने करता है सेलर कि तब मैं आपको उसमें से 100 पीसेस पक्का डिलीवर कर दूंगा। और अगर बाई चांस वो शिप डूब जाती है, पहुंचती नहीं है, तब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 100 पीसेस वो वहाँ अगर वो डूब ही गई तो वो 100 वो जितने 1000 पीसेस आने थे वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए ना, सेलर तक पहुँच नहीं पाए, तो वो कैसे सेल करेगा। तो इसमें सेलर का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, वो कहता है कि अगर शिप पहुँच जाता है ओनली देन आई विल सेल यू 100 पीसेस। मतलब अगर वो इवेंट हो जाता है तब वो सेलर आपको कुछ चीज़ें देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो कंटीजेंट ग्रुप्स बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, ये होगी अनसर्टेन कंटीजेंट गुड्स होगी। नाउ देयर इज वन टर्म दैट इज कैविट एम्प्टर। ये बहुत डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर भी आप बोल सकते हो। ये जो टर्म है ना, ये बहुत बार पूछी जाती है आपके नेट के एग्जाम में भी। ये क्या है, वो कहता है कि लेट द, इस टर्म का मीनिंग है लेट द बायर बी अवेयर, मीन्स a warning that notifies a buyer that the goods he or she is buying are as is or subject to the all defect। means आप सपोज करो एक ऐसा फ़ोन खरीदना चाहते हो जिसके टच स्क्रीन है। ओके, अब ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाके जब आप बाय, अब जो उसने फ़ोन चूज़ किया है उसकी जो फीचर जिनके लिए वो बाय करना चाहता है, वो सेलर से या तो पूछ ले या पहले इंक्वायर करके जाए कि जो फ़ोन मैं ख़रीद रहा हूँ वो फ़ोन क्या टच स्क्रीन वाला है या नहीं है। मीन्स कि ये दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज विद द बायर कि वो अपने जिस चीज़ को जिस पर्पस के लिए खरीद रहा है वो उसमें है भी, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। तो इस टर्म को हम द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर बोलते हैं। ओके, और हमने इस वीडियो में जो मुझे लग रहा था कि आपको टर्म्स पता होनी चाहिए थी वो थी बायर और सेलर, वो मैंने आपको बता दी। ये सेक्शन 1 और 13 रिस्पेक्टिवली इनमें एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट वर्ड गुड्स। गुड्स मैंने आपको बता दी, गुड्स कितनी टाइप की होती हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ डिलीवरी, कि हम एक तो पहले था कि डिलीवरी क्या होता है, नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ डिलीवरी, कि डिलीवरी कैसे कैसे की जा सकती है। ये आपके सेक्शन 2 के भी 2 सेकेंड पार्ट में दी गई है। अब हमने जो मेन पार्ट था इसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, हमने उसमें 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। क्या थी वो, कि कंसेप्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट क्या है, और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, और टाइप ऑफ गुड्स क्या हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो अभी रिमेनिंग है, दैट इज़ कंडीशन एंड वारंटी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। फॉर नाउ इट्स ऑल and thank you very much. If you like the video, please like, subscribe my channel and share it with others also. Thank you.